हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट हमारे सभी फ्रेश ग्रेजुएट्स बन सकते हैं। तो मैं चाहूंगा आप सभी कैंडिडेट्स इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आप लोगों की मैक्सिमम क्वेरीज इस एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग इस वीडियो के थ्रू रिजॉल्व हो जाए। तो बात कर लेते हैं हम लोग आज के एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग। हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेटर एट पटना, जिसको आप सभी लोग पटना हाई कोर्ट के नाम से भी जरूर जानते होंगे, इन्होंने 28 मई 2024 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर। इस पूरे एडवर्टाइजमेंट की हर एक डिटेल आप सभी कैंडिडेट्स के साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में अगर आप लोग चाहते हैं हमारे इंडिया में हमारे लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हो, जुडिशरी की अपॉर्चुनिटी हो, कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इंपैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी ताकि हमारे किसी भी लॉ ग्रेजुएट से इंडिया में आने वाली कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस आउट ना हो। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। अब बात कर लेते हैं हम लोग इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेटर एट पटना, जिसको हम सभी लोग पटना हाई कोर्ट के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने अपने इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हमें जो डेजिग्नेशन ऑफर करी है वो हमें ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर की डेजिग्नेशन ऑफर करी है। और ये एडवर्टाइजमेंट 28 मई को इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश किया था। इस एडवर्टाइजमेंट में सबसे पहले इन्होंने हमें इंपॉर्टेंट डेट्स के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपके फॉर्म के रजिस्ट्रेशन 31 मई 2024 से चालू हो जाएंगे और आप सभी कैंडिडेट्स को मेक श्योर करना है कि आप अपने फॉर्म के रजिस्ट्रेशन 30 जून 2024 यानी कि 30 जून 2024 से पहले रजिस्ट्रेशन कर दे, तभी आप लोग इस फॉर्म की फी पेमेंट कर पाएंगे बिफोर 2 जुलाई 2024। यानी आप सभी कैंडिडेट को 2 जुलाई 2024 से पहले अपना रजिस्ट्रेशन प्लस फी पेमेंट कंप्लीट कर देनी है ऑनलाइन, तभी आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। इन्होंने अभी आपको डेट ऑफ एग्जामिनेशन इस एडवर्टाइजमेंट में मेंशन नहीं करी है, ये लोग आपको बाद में ईमेल के द्वारा जब एडमिट कार्ड आपका इशू करेंगे उसमें मेंशन करेंगे कि आपकी कौन सी डेट रखी गई है एग्जामिनेशन के लिए। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। इन्होंने क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में स्टार्टिंग में ही मेंशन करा है कि आपकी ट्रांसलेटर की और ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर की जो डेजिग्नेशन रखी गई है ये आपकी ग्रुप बी की पोस्ट है। और साथ ही साथ इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपकी ट्रांसलेटर की जो नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली गई है वो आपकी 60 वैकेंसी निकाली गई है और आपकी ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर की जो वैकेंसी निकाली गई है वो आपकी टोटल 20 वैकेंसी निकाली गई है। यानी इस पूरे एडवर्टाइजमेंट में टोटल आपके लिए 80 वैकेंसी निकाली गई है। साथ ही साथ इन्होंने क्लियरली आपको एडवर्टाइजमेंट में आपके रेम्यूनरेशन यानी पे स्केल के रिगार्डिंग भी पूरी इंफॉर्मेशन पहले ही प्रोवाइड कर दी है। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपकी ट्रांसलेटर की पोजीशन के लिए और ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर के लिए जो पे स्केल रखा गया है वो आपका 44,900 से लेके 1,42,400 के इन बिटवीन होगा, जो कि आपका लेवल 7 का पे स्केल है। तो ये इन्होंने हमें रेम्यूनरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन इस एडवर्टाइजमेंट में प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी रखी गई है। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि ट्रांसलेटर की पोजीशन के लिए जो आपकी 60 टोटल वैकेंसी निकाली गई है उनमें से अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि यूआर कैटेगरी के लिए 26 वैकेंसी निकाली गई है, जिनमें से विमेन कैंडिडेट के लिए 9 पोस्ट रिजर्व रखी गई है। और इन्होंने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन यानी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 6 वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें से एक वैकेंसी विमेन कैटेगरी के लिए रिजर्व रखी गई है। हमारे एससी यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी के लिए 9 वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें से 3 वैकेंसी विमेन कैंडिडेट के लिए रिजर्व रखी गई है। शेड्यूल्ड कास्ट यानी कि एसटी कैटेगरी के लिए एक वैकेंसी निकाली गई है। और इन्होंने एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास यानी कि ईबीसी कैटेगरी के लिए 11 वैकेंसी निकाली है।
और इनमें से 4 वैकेंसी विमेन कैंडिडेट के लिए रिजर्व रखी गई है। उसके बाद बैकवर्ड क्लास यानी कि बीसी कैटेगरी के लिए 7 वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें से 2 वैकेंसी विमेन कैंडिडेट के लिए रिजर्व रखी गई है, यानी कि टोटल आपकी ट्रांसलेटर की 60 वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें से 19 वैकेंसी विमेन कैंडिडेट के लिए रिजर्व रखी गई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर की वैकेंसी के रिगार्डिंग। टोटल ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर की 20 वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें से अनरिजर्व की 8 वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें से 3 वैकेंसी विमेन कैंडिडेट के लिए रिजर्व रखी गई है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन यानी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 2 वैकेंसी निकाली गई है। इसके बाद शेड्यूल कास्ट यानी कि एससी कैटेगरी के लिए 3 वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें से 1 वैकेंसी विमेन कैंडिडेट के लिए रिजर्व रखी गई है। इसके बाद शेड्यूल ट्राइब यानी एसटी कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसी निकाली गई है। इसके बाद एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास यानी कि ईबीसी कैटेगरी के लिए 4 वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें से 1 वैकेंसी विमेन कैंडिडेट के लिए रिजर्व रखी गई है। फाइनली इन्होंने बैकवर्ड क्लास यानी बीसी कैटेगरी के लिए 2 वैकेंसी निकाली है, जिसमें से 1 वैकेंसी विमेन कैंडिडेट के लिए रिजर्व रखी गई है। टोटल 20 वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें से 6 वैकेंसी विमेन कैंडिडेट के लिए रिजर्व रखी गई है। तो ये सारी वैकेंसी मैंने आपको कैटेगरी वाइज बताई है दोनों पोस्ट के लिए। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। अब बात कर लेते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले हम लोग एज क्राइटेरिया के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। एज क्राइटेरिया में इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि ट्रांसलेटर और ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर दोनों ही पोजीशन के लिए सेम एज क्राइटेरिया रखा गया है। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि जो हमारे मेल कैंडिडेट्स हैं और वो अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन यानी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनके लिए मैक्सिमम एज 37 रखी गई है। यानी कि अगर आपकी एज बिलो 37 ईयर्स है तभी आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इन्होंने अनरिजर्व कैटेगरी और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कैटेगरी के लिए जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको 3 साल का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड करा है, यानी उनके लिए जो मैक्सिमम एज हो जाती है वो आपकी 40 ईयर्स की हो जाती है। और साथ ही साथ इन्होंने बीसी और ईबीसी कैटेगरी को भी 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया है, इररिस्पेक्टिव वो मेल कैंडिडेट हो या फिर फीमेल कैंडिडेट हो, आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड करा है। यानी अगर आप लोग बिलो 40 ईयर्स हैं तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इन्होंने एससी और एसटी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को 5 साल का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड करा है, इररिस्पेक्टिव वो मेल कैंडिडेट हो या फिर फीमेल कैंडिडेट हो, दोनों ही जेंडर के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन रखा गया है। यानी अगर आपकी एज बिलो 42 ईयर्स है तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फाइनली इन्होंने पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड करा है, यानी अगर उनकी एज बिलो 47 ईयर्स है, इररिस्पेक्टिव वो कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो वो इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी ओएच कैटेगरी को 10 साल का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड करा है। तो ये इंफॉर्मेशन हमें इन्होंने एज रिलैक्सेशन के रिगार्डिंग बताई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप एक ग्रेजुएट है और आपने अपनी ग्रेजुएशन इंग्लिश लैंग्वेज में करी है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट को हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए और साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट के पास डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट होना चाहिए 6 मंथ्स का मिनिमम, यानी कि 6 महीने का मिनिमम कंप्यूटर एप्लीकेशन में, और वो भी आपका रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा और सर्टिफिकेट होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में। साथ ही साथ इन्होंने क्लियरली इस एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि अगर कोई ग्रेजुएट है और उसने अपनी ग्रेजुएशन एलएलबी में कर रखी है, यानी अगर किसी कैंडिडेट ने इंटीग्रेटेड बीए एलएलबी कर रखी है या फिर किसी कैंडिडेट ने ग्रेजुएशन के बाद 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा है, तो वो कैंडिडेट इनके लिए एक प्रिफर्ड कैंडिडेट होगा। उस कैंडिडेट को बाकी कैंडिडेट से प्रेफरेंस दी जाएगी। तो हमारे जो लॉ ग्रेजुएट्स हैं उन कैंडिडेट्स को ये फॉर्म जरूर फिलअप करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को दूसरे कैंडिडेट से प्रेफरेंस दी जा रही है। साथ ही साथ इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि उन कैंडिडेट्स को भी प्रेफरेंस दी जाएगी इन कैंडिडेट्स को नॉलेज होगी उर्दू, मैथिली और संथली लैंग्वेज की। तो ये इन्होंने हमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है।
अब बात कर लेते हैं हम लोग डिजायर्ड क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर कोई कैंडिडेट है जिसने टेरिटोरियल आर्मी में सर्व करा है मिनिमम 2 साल के लिए, वो भी इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता है और वो इनके लिए एक डिजायर्ड कैंडिडेट है। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि अगर कोई कैंडिडेट है जिसके पास एनसीसी यानी कि नेशनल कैडेट कॉर्प्स में 20 सर्टिफिकेट है, वो भी इनके लिए एक डिजायर्ड कैंडिडेट है। तो ये इंफॉर्मेशन हमें पटना हाईकोर्ट ने डिजायर्ड क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग इस एडवर्टाइजमेंट में बताई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग एप्लीकेशन फी के रिगार्डिंग कि हमें अगर इस फॉर्म को फिलअप करना है तो क्या एप्लीकेशन फी हमारे लिए रखी गई है। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि जो हमारे यूआर कैटेगरी, बीसी कैटेगरी, ईबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 1100 रुपीज की यानी कि 1100 रुपए की एप्लीकेशन फी पे करनी होगी, और जो हमारे एससी, एसटी और ओएच कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 550 रुपीज की एप्लीकेशन फी पे करनी होगी, तभी वो इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग इसमें सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि कैंडिडेट्स का सबसे पहले रिटन टेस्ट कंडक्ट कराएगा पटना हाई कोर्ट। उसके बाद जो भी कैंडिडेट रिटन टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे उनका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसमें उन्हें मिनिमम स्पीड 20 वर्ड्स पर मिनट की रखनी होगी हिंदी लैंग्वेज में। तो ये इन्होंने हमें मोड ऑफ सिलेक्शन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। जो भी कैंडिडेट कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट को भी क्वालिफाई करेगा, फाइनली उसको इंटरव्यू के लिए पटना हाईकोर्ट बुलाएगा। तो ये आपका पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर है। सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, फाइनली आपका पीआई यानी पर्सनल इंटरव्यू होगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग हमारे एग्जामिनेशन सेंटर्स के रिगार्डिंग। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि आपके 3 एग्जामिनेशन सेंटर रखे गए हैं जिसको आप लोगों को ऑनलाइन चूज करना है। पहला पटना, दूसरा हाजीपुर और तीसरा मुजफ्फरनगर। इन्हीं 3 जगहों में से कोई भी आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर चूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको जो पहला लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पे ये पूरा एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आप चाहे तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर अपने मोबाइल के स्क्रीन पे ही इस एडवर्टाइजमेंट को स्क्रॉल डाउन करके पढ़ सकते हैं। ऐसे ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको सेकंड लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप डायरेक्टली पटना हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे, जहां पे आप इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। इन केस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप करने में किसी भी तरीके की आपकी कोई क्वेरी अराइज होती है तो आप लोग मुझे रीच आउट कर सकते हैं इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप करके या फिर यूट्यूब पे अपना कमेंट लिख के। मैं मेक श्योर करता हूं कि हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं, ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। तो यही सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो हमें इस एडवर्टाइजमेंट में बताई गई है। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो मैं बता चुका हूं कि आप लोगों को मुझे कैसे रीच आउट करना है। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आपको एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। थैंक यू सो मच।